हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद पूर्णिमा शर्मा। और वीडियो आज की शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस और ज़्यादा यूज़फुल वीडियोस आपके लिए बना के आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। अब आपको मैं थोड़ा मोटिवेट कर देती हूँ, राइट। आई एम योर टीचर एंड एवरी डे आई यूज़ टू ट्राई यू टू मोटिवेट यू, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग सबके पास बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं मोटिवेशन, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट मिसिंग है। तो उसके लिए चार लाइन आपके लिए कि बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में आसमान है, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम है। हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं हम आप गिव अप करके बैठ जाए। मुश्किलें और मुसीबतें तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, एक्सक्यूज़ देना बहुत कॉमन है, लेकिन हमें उनसे लड़ के, ठीक है, ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है, राइट। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। अगर कोई बंदा के अंदर सांसें थम जाती हैं तो वो किसके साथ बहता है? लहरों की डायरेक्शन में बहता है। लेकिन जिनके पास जो तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं, वो कैसे चलते हैं? लहरों के अगेंस्ट चलते हैं। तो आपको भी परेशानियों, मुसीबतों और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको एक साइड करते हुए, ठीक है, एक साइड करते हुए अपनी मंजिल की तरफ चलना है और सफलता पानी है, राइट। अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मनी एंड बैंकिंग। मैंने ऑलरेडी 6-7 वीडियोस प्ले लिस्ट बना के डाली हुई है। यू कैन गो थ्रू दीज वीडियोस, बट हियर टुडे आई एम मेकिंग यू प्रैक्टिस फॉर द क्वेश्चन आंसर्स, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं और इस साल भी किस टाइप का क्वेश्चन आया है, राइट। इसमें सबसे पहले मीनिंग से आता है। मीनिंग किसका? मनी का नहीं पूछा जाता बच्चों, जनरली मनी सप्लाई के मीनिंग से क्वेश्चंस आते हैं। आपको पढ़ना सब है, लेकिन जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट मनी सप्लाई के मीनिंग में आपका सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम किसका? ऑफ मनी सप्लाई हैंड बाय पब्लिक। ये एक वर्ड है, हैंड बाय पब्लिक। पब्लिक यहाँ मतलब गवर्नमेंट नहीं है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और ये क्या है? यूजर ऑफ मनी, यूजर ऑफ मनी, हु डिमांड फॉर मनी, हु सप्लाई फॉर मनी अलग सेक्टर है, जिसमें आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट आते हैं। और यूजर ऑफ मनी में इंडिविजुअल एंड फर्म्स आते हैं। इसमें क्या आता है? इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स प्लस फर्म्स, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टर्म है। दूसरा है आपका इंपॉर्टेंट टर्म इसमें बच्चों, हेल्ड बाय द पब्लिक, मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट के कारण ये क्या हुआ? स्टॉक वेरिएबल हुआ। तो इसमें जनरली एजर्शन, रीजन क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मीनिंग से, राइट। पहला क्वेश्चन ये, और इसमें ये दो वर्ड पे बहुत फोकस करना है आपको। दूसरा है कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, कंपोनेंट्स ऑफ मनी, और ये यूनिट कितने मार्क्स की बच्चों? बोर्ड्स में 6 मार्क्स की यूनिट आती है, राइट। अब आ जाइए कि इसमें कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई के कंपोनेंट कौन से हैं? एक तो करेंसी, करेंसी में क्या आता है? पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। आजकल रुपी भी को भी लीगल करेंसी, लीगल टेंडर मनी डिक्लेयर किया गया है। ई रुपी डिजिटल रुपी, राइट। अब आ जाइए प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। अब यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। ये डिमांड डिपॉजिट क्या है? नेट है बच्चों, ठीक है। नेट क्यों है? क्योंकि इसमें इंटर बैंक डिपॉजिट इंक्लूड नहीं है। इंटर बैंक डिपॉजिट, ठीक है, इज एक्सक्लूडेड, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? नेट।
एक बैंक का डिपॉजिट दूसरे बैंक के पास जो होता है वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए इसको हम नेट डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, राइट। क्योंकि बैंक क्या मनी प्रोड्यूसर है और मनी सप्लाई क्या है, जिस जो कि यूजर के पास है वो मनी सप्लाई में आता है। तो एक बैंक का डिपॉजिट दूसरे बैंक के पास ये इसमें नहीं आएगा मनी सप्लाई में। दूसरा कॉन्सेप्ट है हाई पावर्ड मनी। ये भी कभी कभी एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी में बच्चों एक तो सी है करेंसी, राइट, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, और दूसरा है कैश रिजर्व्स। कैश रिजर्व कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करता है, ठीक है। तो कैश रिजर्व और डिमांड डिपॉजिट ये दोनों क्या इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें ये इसको डिसाइड नहीं करता, कैश रिजर्व डिसाइडेड बाय आरबीआई सेंट्रल बैंक डिसाइड द नेट डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो चूंकि ये कंपोनेंट सी तो कॉमन है दोनों में बच्चों, ठीक है, ये इसको डिसाइड करता है, ये इसको कंट्रोल करता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी, ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट है बच्चों। दूसरा आ गया ये मनी क्रिएशन फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी इसी से ही क्वेश्चन आया है, मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, मनी क्रिएशन या फिर इसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन एक्टिविटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक, फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, किसी भी वर्ड से ये पूछ लेते हैं, राइट। क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन किस कौन करता है ये बच्चों, कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक की एक्टिविटी। तो इसमें सबसे पहले आप मीनिंग पढ़ेंगे अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। मीनिंग में क्या है, इट्स ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया जो चलती रहती है, ठीक है, जिसमें कि थ्रू विच ए कॉमर्शियल बैंक कैन क्रिएट द मनी क्रेडिट, कैन क्रिएट द क्रेडिट विच इज फार एक्सेस देन इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कॉमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करता है, क्रेडिट क्रिएट करता है, जो कि इनिशियल डिपॉजिट से कहीं ज़्यादा होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मनी क्रिएशन फंक्शन। अब इसके दो एजम्पशन है, दो एजम्पशन क्या है, ऑल डिफरेंट बैंक्स आर कंसिडर्ड एज वन यूनिट दैट इज बैंक्स, और दूसरा है इसका एजम्पशन कि ऑल ट्रांजैक्शन आर रूटेड थ्रू बैंक्स। कोई भी रिसिप्ट हो, कोई भी पेमेंट हो, किसी को कर रहा है वो किसके थ्रू है, बैंक के थ्रू हो रहा है, कोई कैश पेमेंट नहीं हो रहा है। तो दूसरा उसका एजम्पशन ये है, दो एजम्पशन। तीसरा इसमें एलआरआर क्या है, एलआरआर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एलआरआर ही डिसाइड कर रहा है कि कितने गुना मनी क्रिएट करेगा कॉमर्शियल बैंक, कितने गुना, मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर, राइट। तो कितने गुना मनी क्रिएट होगी कॉमर्शियल बैंक के थ्रू, कौन डिसाइड करेगा, एलआरआर। तो व्हाट इज एलआरआर, एलआरआर क्या होता है, ए फिक्स प्रपोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स, राइट, डिमांड डिपॉजिट विच इज हियर kept as cash form, ठीक है, by the banks with RBI, it is known as CRR, cash reserve ratio, with themselves this is known as statutory liquidity ratio, and decided by whom, by RBI, by central bank, ठीक है। और LRR ही डिसाइड करता है कि कितने गुना मनी क्रिएट करेगा बैंक, राइट, अगेंस्ट इनिशियल डिपॉजिट। अब आ जाइए कि एक क्वेश्चन आ जाता है कि पूरा जो डिपॉजिट्स हैं बैंक के पास, टोटल डिपॉजिट, राइट, उसमें से ये क्या टोटल डिपॉजिट्स है, तो ये टोटल डिपॉजिट अपने पास ही क्यों नहीं रखता बैंक, व्हाई बैंक इज यूजिंग दिस टोटल डिपॉजिट फॉर लेंडिंग मनी टू पीपल। उसका आंसर होगा क्योंकि द बैंक हैज टू गिव द इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर, सो फॉर दैट इट हैज टू अर्न द मनी, और मनी कॉमर्शियल बैंक आर डूइंग द बिजनेस, कॉमर्शियल मतलब बिजनेस, और बिजनेस करने के लिए उनको भी अर्निंग चाहिए, तो उसके लिए उनको एक फिक्स प्रपोर्शन ऑफ डिपॉजिट इज टू बी केप्ट एज कैश। जो कौन डिसाइड करता है, कैश रिजर्व। जो कौन डिसाइड करता है, एलआरआर। एलआरआर कौन फिक्स करता है, आरबीआई, राइट। और बाकी अमाउंट काहे के लिए यूज करते हैं, लोन के लिए, ठीक है, जो क्या करते हैं, इनकम जनरेट करता है बैंक के लिए, राइट। अब आ जाइए, ये टोटल डिपॉजिट्स है, ये कैश रिजर्व्स है, और ये लोन अमाउंट है, राइट।
अब आ जाइए कि बैंक ये पूरा का पूरा जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है वो लोन क्यों नहीं दे सकता, जब उससे अर्निंग हो रही है बैंक को कि ये पूरा इतना डिपॉजिट आया, इतना का इतना पूरा लोन दे दिया। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा बच्चों इसलिए नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अपने डिपॉजिटर्स को, क्योंकि डिमांड डिपॉजिटर्स जो हैं वो कभी भी अपना मनी विड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी टाइम निकाल सकते हैं। तो बैंक के पास एक लिक्विड अमाउंट होना चाहिए, कैश रिजर्व्स होना चाहिए, जिससे वो अपने डिपॉजिटर को मॉनेटरी पेमेंट कर दे व्हेनेवर दे डिमांड फॉर इट। अगर मान लो कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिटर को पेमेंट करने में फेल हो जाता है, उसके पास पैसे नहीं है, तो लोगों का बैंकिंग में फेथ खत्म हो जाएगा। तो उसको अपने डिपॉजिट्स का एक फिक्स प्रपोर्शन कैश में रखना पड़ता है, ताकि वो अपने डिपॉजिटर्स को जब वो मांगे तो पेमेंट कर सके। अब ये एक स्मॉल फ्रैक्शन ही क्यों रखता है बैंक? ठीक है, स्मॉल फ्रैक्शन इसलिए रखता है बच्चों, उसके दो रीज़न है कि सारे डिपॉजिटर एक दिन में नहीं आएंगे और सारे डिपॉजिटर वन गो में सारा पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे एक साथ। यानी कि मेरा अगर 50,000 है तो हो सकता है मैं 10,000 निकालूं और सारे डिपॉजिटर भी एक दिन नहीं आएंगे। पहला तो रीज़न ये है, ठीक है। दूसरा रीज़न है कि वो सेम डे पर न्यू डिपॉजिट भी आएगा, तो जो सेम डे पर न्यू डिपॉजिट आ रहा है दैट ऑल्सो कैन बी यूज टू मेक द पेमेंट टू डिपॉजिटर। तो इन दो रीजन के कारण केवल एक स्मॉल फ्रैक्शन ही कैश में रखा जाता है, बाकी लोन के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए, इसका प्रोसेस मैंने उसमें समझाया हुआ है। अब आ जाइए इस पे, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों 3 मार्क का। इसलिए कौन सा कि वाई ओनली द स्मॉल फ्रैक्शन इज टू बी केप्ट एज कैश, ठीक है, वाई द एंटायर डिपॉजिट कैन नॉट बी यूज फॉर लेंडिंग पर्पस, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब आ जाइए इसका जो प्रोसेस है, एक तो आप वर्ड्स में लिखेंगे जो आपको मैंने वीडियोस में पहले समझाया हुआ है। दूसरा टेबल से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला होता है बच्चों राउंड्स का, उसमें बहुत ध्यान से समझना है। दूसरा है आपका डिपॉजिट्स का, यानी कि जो मैंने पूरा सर्कल बनाया था, ये टोटल डिपॉजिट, राइट। और टोटल डिपॉजिट को दो में बाइफरकेट किया था, एक तो लोन्स में, ये लोन है, ये टोटल डिपॉजिट, ये लोन, और ये क्या है कैश रिजर्व्स। तो ये क्या है कैश रिजर्व्स, ठीक है। कैसे टेबल बनानी है, 4 कॉलम। अब कैश रिजर्व्स यहाँ से पहले तो पहला राउंड, पहले राउंड में क्या इनिशियल डिपॉजिट जो एक्सेप्ट कर रहा बैंक, सपोज ये 1000 एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो क्या हुआ कि कितना कैश रखेगा और कितना लोन देगा, ये किससे डिसाइड होगा बच्चों, LRR से। जो कौन फिक्स करता है, RBI। अगर RBI ने बच्चों 20% डिसाइड किया तो इसका 200 कैश में जाएगा और 800 लोन में जाएगा, ठीक है। अब 800 जो लोन में दिया, ठीक है, वो कैश नहीं दिया, उसके अकाउंट में क्रेडिट किया बैंक ने। अब जिसने लोन लिया, सपोज बैंक ने A पर्सन को लोन दिया, राइट। अब A पर्सन ने जो लोन लिया उसका जो पेमेंट वो लोगों को करेगा वो कैश नहीं करेगा, उसके नाम पे चेक इशू करेगा। जैसे B को C को पे करना है 800, तो B ने C के नाम पे चेक इशू किया, कैश नहीं दिया। अब वो चेक जो लेके जो C बंदा है वो फिर बैंक के पास आएगा, ठीक है, अपना चेक जमा करने के लिए, ताकि वो भी पेमेंट कर सके दूसरों को, ठीक है। फिर C भी चेक से ही पेमेंट करना है, तो ये 800 वापस फिर बैंक में आ जाता है, क्योंकि C वापस बैंक में लाके उसको जमा करेगा, राइट। अब इसका 20% यानी कि 160 इधर जाएगा और 640 लोन में आए क्या। अब फिर ये भी इसी तरह से प्रोसेस होगा। तो ये प्रोसेस 2-3 राउंड दिखा के रोक देना है, क्योंकि ये लंबी प्रोसेस है, और 2-3 दिखाने के बाद ऐसे कंटिन्यूएशन दिखाना, और इसका एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार 1 मार्कर में ये वैल्यूज मिस कर दी थी और उसको आपको डिसाइड करना था। ये डिसाइड करने के लिए हम सबसे पहले शुरू होते हैं एक फैक्ट पे कि ये प्रोसेस कहाँ एंड होती है।
ये प्रोसेस जो चल रही है मनी क्रिएशन की, ये एंड होती है कि जहाँ पे सम ठीक है ऑफ कैश रिजर्व्स इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट, राइट। इनिशियल डिपॉजिट कितना 1000, तो सीधा उठा के इसको 1000 हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम फोकस करेंगे इस पर, LRR पर। LRR कितनी है बच्चों 20%, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या है 1/LRR इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर, राइट। अब इसमें 1/20 लिख देते हैं कुछ बच्चे, ठीक है। 1/20 ये क्या 20% बच्चों याद रखो, तो हम करेंगे 1/20 इंटू 100, तो ये क्या आएगा 5 टाइम्स, यानी कि 5 गुना। 5 गुना क्या बड़ी क्रेडिट क्रिएट कर सकता है बैंक अगेंस्ट इनिशियल, इसके 5 गुना, ठीक है। अब हम यहाँ पर टोटल डिपॉजिट की वैल्यू इसको और इसको इंटू करके लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि टोटल डिपॉजिट कितना है इसके 5 गुना, ठीक है, इसके 5 गुना, यानी कि 1000 इंटू 5 दैट इज व्हाट 5000, ये वैल्यू आ गई, यानी कि ये वैल्यू आ गई टोटल डिपॉजिट। अब इसमें इस वैल्यू में से ये माइनस कर देंगे तो लोन आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। ये चीज आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। अब इसमें से ये भी ध्यान रखना है, ये इनिशियल डिपॉजिट होता है बच्चों, और उसके बाद जो क्रिएट होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। सो इनिशियल डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट बाय कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो ये प्रोसेस है आपकी। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन आते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप प्रूव, इनकी LRR और मनी क्रिएशन में इनवर्स रिलेशनशिप है, राइट। प्रूव करो कैसी रिलेशनशिप है इनवर्स, ठीक है। अब प्रूव करने के लिए बच्चों आपको सिंपल कि 1/LRR दैट इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर, और LRR की 2 वैल्यू लो, ठीक है। एक ले लीजिए आप 10% और दूसरी ले लीजिए 20%, ठीक है। अब उसको दोनों को इनकी वैल्यूज रख के प्रूव कर दो, ये 10 टाइम्स आया, ठीक है, और दूसरे केस में सेकेंड केस 1/20 इंटू 100 यानी कि 5 टाइम्स आया। तो ये प्रूव हो गया ना कि LRR इंक्रीजेस 10 to 20, द मनी मल्टीप्लायर फॉल्स 10 टाइम्स टू 5 टाइम्स, प्रूव हो गया, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन बस थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्ट होता है आपका बच्चों, ठीक है, और उसके बाद पूरा आंसर वही होता है, कुछ नहीं होता आंसर में। अब एक क्वेश्चन संदीप गर्ग में ये करके दिया था कि देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन LRR एंड मनी मल्टीप्लायर, डिफेंड और रिफ्यूट, राइट। अब उन्होंने इसी तरह से लिया, LRR एक 20% लिया और एक 25% लिया, टेबल बनाया और टेबल से प्रूव कर रखा आंसर में, ठीक है। अब यही क्वेश्चन को इस साल दिस ईयर क्वेश्चन पेपर में वैल्यूज दे दी टेबल से उठा के और पूछ लिया व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मनी क्रिएशन पावर ऑफ कमर्शियल बैंक, और टोटल डिपॉजिट ऐसे ही करके कुछ क्वेश्चन आया कि इसका मनी क्रिएशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या इनवर्स रिलेशनशिप ही बना दी है आपको, ठीक है। इनिशियल डिपॉजिट भी दिया है क्वेश्चन में, इफ इनिशियल डिपॉजिट इज 1000, राइट। तो यहाँ पे कितना आएगा 1/20 5 टाइम्स आ गया, 5 टाइम्स इंटू 1/20 इंटू 100 दैट इज 5 टाइम्स, और 5 इंटू 1000 यानी कि 5000 मनी क्रिएट हुआ, ठीक है। और दूसरे इसमें आपका क्या हुआ बेटा कि 1/25 यानी कि इंटू 100 यानी कि 4 टाइम्स हुआ, ठीक है। और 1000 इनिशियल डिपॉजिट इंटू मनी मल्टीप्लायर, दिस इज द टोटल डिपॉजिट 4000। अब प्रूव करके लिख दो स्टेटमेंट में कि भाई एडवर्स इम्पैक्ट है, ठीक है, कि LRR बढ़ा 20 से 25% और क्रेडिट क्रिएशन कम हुआ, राइट।
5000 to 4000 और आपका पूरा मार्क्स, राइट। अब देखो ये एक फॉर्मूला, इसमें आपको अच्छे से पढ़ना है। कौन सा बेटा? आप मेरे को सपोर्ट दीजिए, प्यार कीजिए, जो भी है मेरे साथ। अगर आपको कुछ डाउट होता है पूछिए, देन आई कैन डू लॉट्स ऑफ फॉर यू। क्योंकि अभी मैं अपनी जर्नी स्टार्ट की हूँ, मेरे दोनों बच्चे वेल सेटल्ड हैं, ठीक है। और अब मैं चाहती हूँ कि कंट्री के जितने भी बच्चे हैं उनकी मैं कुछ हेल्प कर सकूँ, क्योंकि मेरी जो एक्सपीरियंस की अपनी एक जर्नी है वो काफ़ी लंबी है, और उसका बेनिफिट मैं अपने बच्चों को देना चाहती हूँ कि फोकस करके कम टाइम में हम ज़्यादा नॉलेज स्मार्टली कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप मुझे अपना सपोर्ट देंगे तो मैं बहुत कुछ अपनी आपके लिए करने की कोशिश करूँगी। अब ये क्या है, एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि आपका मनी मल्टीप्लायर इनटू इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट। अब इससे 1 मार्कर क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं। अब इससे कैसे आएगा कि मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू दे दी, ठीक है, 5 टाइम्स, ठीक है, ये दे दिया 5000 टोटल डिपॉजिट, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो 5000 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, कभी कभी ये वैल्यू मिस कर देते हैं, ठीक है, ये दोनों दे देते हैं, तो टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। कभी कभी ये मिस कर देंगे तो ये दोनों देंगे, और कभी कभी ये भी नहीं देंगे, ठीक है, और ये भी नहीं देंगे। क्या देंगे? LRR इज इक्वल टू 20% एंड इनिशियल डिपॉजिट। तो हमें LRR से क्या निकाल लेना है? मनी मल्टीप्लायर, और मनी मल्टीप्लायर इनटू इनिशियल डिपॉजिट करना है, क्या आ गया? टोटल डिपॉजिट। तो थिंग्स आर वेरी इजी, केवल आपको थोड़ा सा फोकस करके चीज़ें समझनी है, और जिस भी टाइप का क्वेश्चन आएगा देन यू कैन डू वेरी इजी, ठीक है। अब आ जाइए सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक में जनरली बच्चों 3 और 4 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है, ठीक है। उसके 4 फंक्शन है। पहला फंक्शन है बैंक ऑफ इशूइंग द करेंसी नोट्स। पहले ये क्या है लिखना है, और उसके एडवांटेज लिखने हैं इसमें, ठीक है। ये पूरी वीडियोस बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाओ और उसको अच्छे से सुनो। दूसरा है आपका बैंकर बैंक एंड सुपरवाइजर। ध्यान से सुनना, क्या है? सेंट्रल बैंक एज बैंकर बैंक एंड सुपरवाइजर, ठीक है। अब बैंकर बैंक पहले लिखना है। बैंकर बैंक में पहला लिखोगे कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, पहला, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक के रिजर्व्स को कौन अपने पास रखता है? RBI, ठीक है, सबका अकाउंट उनके पास होता है। दूसरा लिखना है लेंडर ऑफ, ये कभी कभी 3 मार्क्स में आ जाता है बच्चों, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी कि एडवांसिंग लोन अल्टीमेटली, राइट। ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में, राइट, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तीसरा लिखना है क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ये बहुत अच्छे से समझाए हुए सब वीडियोस में मैंने एग्जांपल से, ठीक है। अब ये क्या हुए? तीनों फंक्शन एज ए बैंकर, ध्यान से सुनना, ठीक है। फिर हमें फोकस करना है एज ए सुपरवाइजर, और एज ए सुपरवाइजर में आपको लिखना है कि हाउ इट कंट्रोल्स, कंट्रोलर कैसे है, क्योंकि RBI के पास बहुत सारी पावर्स हैं, ठीक है, जिसके को यूज करके वो कॉमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है। कौन कौन सी पावर हैं? उसको लाइसेंस देता है, बैंक एक्सपेंशन के लिए परमिशन देता है, बैंक मर्ज कर देता है अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, वाइंड अप करा देता है। बहुत सारी पावर्स हैं किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास। और उन पावर्स को यूज करके वो कॉमर्शियल बैंक को क्या करता है? कंट्रोल करता है एज ए कंट्रोलर। जैसे मैं अगर किसी को कंट्रोल कर रही हूँ तो वैसे ही नहीं कर सकती, कुछ पावर होंगी उनका यूज़ करते हुए, या उन बंदों को पता है कि भाई इनके पास ये पावर है, अगर इनका कहना नहीं सुनोगे तो पावर यूज़ करके हमारे साथ
ये कुछ भी कर सकते हैं। तो क्योंकि उसके पास, सेंट्रल बैंक के पास बहुत सा, उन वर्ड्स को लिखना बहुत ज़रूरी है आंसर में, ठीक है, उन पावर्स के कारण वो उसको कंट्रोल कर पाता है। अब सुपरवाइज कैसे करता है कि पीरियोडिक रिपोर्ट देता है, कौन, सारे कमर्शियल बैंक किसको, आरबीआई को, और उस रिपोर्ट को पढ़कर, उस रिपोर्ट के थ्रू जाकर आरबीआई, सेंट्रल बैंक, ये चेक करता है कि सारे बैंक ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं एज पर द इंस्ट्रक्शन। तो ये दोनों वर्ड को फोकस करना है। कुछ बच्चे बस शुरू होते हैं, एक दो लिखते हैं, छोड़ देते हैं, तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। मैं 100% पे काम करती हूँ बच्चों, 99 पर भी नहीं, राइट। अब आ जाइए, दूसरा होता है, तीसरा है बैंकर बैंक, ठीक है। बैंकर बैंक में भी आपके बैंकर टू गवर्नमेंट, राइट, बैंकर टू गवर्नमेंट एज ए एजेंट भी लिखना है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, मैनेजिंग द पब्लिक डेट, यानी कि कम से कम 4 फंक्शन लिख के आने हैं 4 मार्कर में, ठीक है। और लास्ट है आपका सेंट्रल बैंक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो 2 यूनिट में आप पढ़ोगे, एक तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में, और दूसरा सेंट्रल बैंक में क्या, मॉनेटरी पॉलिसी। इस बार कितना इजी क्वेश्चन आया बच्चों, कि मॉनेटरी पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय whom, ठीक है, और उसमें चॉइस दी थी गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, आरबीआई, ऐसे करके, और वर्ल्ड बैंक एटसेट्रा। तो बहुत ही ईजी था, राइट। तो मॉनेटरी पॉलिसी में तुमको क्या क्या पढ़ना है, पॉलिसी, एक तो डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। इसमें मेन चीज है, ये वॉल्यूम को इफेक्ट करता है, ये डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट को चेंज करता है, वॉल्यूम सेम रहती है, ये टॉप पे लिखना फंक्शन, राइट। और दूसरा इसका मेन है कि ये ट्रेडिशनल है और ये बाद में एक्सप्लोर हुआ है, ठीक है। तीसरा आपको लिखना है क्वांटिटेटिव, और क्वालिटेटिव में इसके एग्जाम्पल्स लिख दोगे, क्वांटिटेटिव कौन से हैं और क्वालिटेटिव कौन से हैं, राइट। अब इसमें इसका जो डिफरेंस है, ठीक है, ये 3 और 4 मार्क में आता है, तो 4 पॉइंट्स बुक में दिए हुए, वो एज इट इज आप याद कर सकते हैं, राइट। और तुम्हें पता होना चाहिए, क्वांटिटेटिव वॉल्यूम, क्वालिटेटिव डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट इज इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक बहुत ही, इसमें क्वांटिटेटिव में क्या है, बैंक रेट है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व्स, यानी कि LRR, कैश रिजर्व में लिखो सीधे LRR, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इन सब को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखना है, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या चीज अफेक्ट करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये जैसे लैंडिंग पावर को करता है, ये लैंडिंग पावर किसकी, कॉमर्शियल बैंक की। ओपन मार्केट ऑपरेशन लैंडिंग पावर को इन्फ्लुएंस करता है। बैंक रेट और रेपो रेट लोन को महंगा और सस्ता करके लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए मनी को कंट्रोल करता है। तो ये कीवर्ड्स आप जरूर लिखेंगे, कैसे, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट डज इट मीन, इसमें पहला होना चाहिए व्हाट डज इट मीन, बैंक रेट क्या है, और हाउ इट इज यूज्ड टू कंट्रोल मनी एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन, ठीक है। क्वालिटेटिव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुइजन एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मतलब क्रेडिट राशनिंग। इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मीनिंग ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड एंड द वैल्यू ऑफ कोलेटरल सबमिटेड बाय बोरोवर विद बैंक्स। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 40% डिसाइड कर दी जाए, ठीक है, और जो बोरोवर है वो रख रहा है कोलेटरल 1 लाख का, कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है, तो 1 लाख सिक्योरिटी अगर रख रहा है, 40% मार्जिन रिक्वायरमेंट है, तो बैंक कितना लोन देगा, 60% ऑफ कोलेटरल, यानी कि 60 लैक्स, सॉरी 60,000, राइट। 40% क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है, तो 1 लाख की सिक्योरिटी पर कॉमर्शियल बैंक कितना लोन देगा बेटा, ये देगा 60,000, ठीक है।
अब ये किसको इफेक्ट करता है? ये इफेक्ट करता है बोरोइंग कैपेसिटी, बोरोइंग पावर ऑफ कॉमर्शियल बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाउ इट इज यूज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, कि आपका ये बैंक रेट कैसे यूज करते हैं, रिवर्स रेपो रेट कैसे करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। इतना भी आपने समझ के अच्छे से पढ़ लिया तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से आपके 6 मार्क्स, 6 मार्क्स पक्के, पक्के, श्योर, ठीक है। तो ऐसे करके पढ़ो एंड बी गुड ह्यूमन बीइंग, good citizen of nation and contribute more to the society, more to your family, more to your country. Wish you all the best. God bless you.